औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्चा में अंकित प्रसंग ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस इन गैस वेल्डिंग के बारे में आज हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मेरा नाम अजय पटेल, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रुधौली बस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक साधारण सा परिचय देख लेते हैं। वेल्डिंग या कटिंग का जो कार्य होता है वह ताप पर निर्भर करता है। यह ताप हम लोग ऊर्जा देकर उत्पन्न करते हैं और यह ऊर्जा हम लोग कहां से उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे कि गैस फ्लेम के द्वारा, विद्युत आर्क के द्वारा, लेजर के द्वारा, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। इसी ऊर्जा स्रोत में से गैस फ्लेम एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका प्रयोग हम लोग वेल्डिंग या कटिंग के कार्य में प्रयोग करते हैं। अधिकांश गैस वेल्डिंग का कार्य जो होता है उसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। आज की पाठचर्चा में हम लोग ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रसंग की समाप्ति पर हम लोग ऑक्सीजन गैस तथा इससे संबंधित तथ्यों के बारे में सहज हो जाएंगे। हम लोग आज निम्न जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, इसका संयोजन क्या होता है तथा इसके गुण क्या होते हैं। ऑक्सीजन गैस को हम लोग उत्पादन कैसे करते हैं, उसके उत्पादन की जो एयर लिक्विफिकेशन मेथड है उसके बारे में भी हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का चार्जिंग मेथड होता है उसके बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा जो विभिन्न गैसों के सिलेंडर होते हैं उसकी हम लोग पहचान कैसे करते हैं, उनका रंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और अंत में गैस रेगुलेटर और उसके प्रकार और उसके कहां पे उपयोग होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन गैस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनके गुण और इनके उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो होता है एक आधात रासायनिक तत्व होता है जिसका रासायनिक चिन्ह जो होता है O2 होता है। यह गैस वेल्डिंग करने में एक सहायक गैस की तरह कार्य करता है। चूंकि ऑक्सीजन कोई ज्वलनशील गैस नहीं है, यह हमेशा क्या होता है, किसी दूसरे गैस के साथ मिलकर केवल उसको जलने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस होता है। इसका परमाणु भार 16 होता है। यह जल में कुछ विलय होता है, मतलब ये पूरी तरह से विलय ना होके ये कुछ विलय होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीजन गैस जो होता है वह स्वतः नहीं जलता है, मतलब कहीं पर अगर हम ऑक्सीजन को जलाने लगे तो ऑक्सीजन स्वतः नहीं जलेगा, बल्कि कोई जो ईंधन होगा जो जल रहा होगा उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की सहायता लेनी पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के कहीं पे भी हम लोग कुछ भी जला नहीं सकते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में एक सहायक गैस की तरह कार्य करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो -182.962 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रवित हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। मतलब जो हमारा ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है अगर उसको हम -182 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं तो वह द्रव फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और ऑक्सीजन का द्रव फॉर्म जो होता है उसका रंग जो होता है वो हल्का नीला रंग का होता है। द्रव ऑक्सीजन जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने द्रव ऑक्सीजन कर लिया, उसके बाद उसको लगातार और हम लोग क्या किए, ठंडा करते चले गए। अगर हम लोग 218 डिग्री सेल्सियस -218 डिग्री सेल्सियस पे तक उसको ठंडा कर देंगे तो द्रव ऑक्सीजन जो होगा वो भी क्या होगा, ठोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो ठोस हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी होता है कि वह जैसे ही किसी धातु के संपर्क में आता है, जैसे किसी भी धातु के संपर्क में आया तो उसके साथ मिलकर तुरंत वह ऑक्साइड बनाने लगता है। क्या, जैसे वो धातु का ऑक्साइड बना देगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कहें कि अगर हमारा ऑक्सीजन आयरन के संपर्क में आता है तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर के संपर्क में आएगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। प्रकृति में जैसा कि हम लोग जानते हैं हर जगह पे उपलब्ध होता है।
या वायुमंडल के मुख्य घटक में से एक है। जैसे कि इनकी होता क्या है कि जो वायुमंडल है उसमें हमारा 21% ऑक्सीजन होता है तथा 78% उसमें नाइट्रोजन है। द्रव ऑक्सीजन का एक आयतन ऑक्सीजन गैस के 860 आयतन उत्पन्न कर सकता है। मतलब अगर हम लोग एक आयतन द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन ले लें तो वो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो अपने एक आयतन को 860 गुना बढ़ा देगा अगर उसको हम लोग गैस फॉर्म में चेंज कर दें। इसी तरह से अगर हम वेट के फॉर्म में देखें, अगर 1 किलोग्राम हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन लेंगे तो वह 750 लीटर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। द्रव ऑक्सीजन जो होता है उसके भंडारण के लिए पात्र का जो भार होता है उसकी तुलना में कई गुना छोटा होता है, जो गैसीय ऑक्सीजन के समान आयतन के लिए अपेक्षित होता है। इसका कहने का यह मतलब है कि जैसे अगर हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन लें और गैस ऑक्सीजन लें तो हमको द्रव ऑक्सीजन के लिए जो भंडारण करने के लिए पात्र लगेगा वह कई गुना छोटा होगा जितना उसको हम लोग गैसियस फॉर्म में रखने के लिए लगेगा। इसलिए हम लोग कहीं पे अगर हम लोग को भंडारण करना होता है, प्रोडक्शन जैसे जहां पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वहां पे भंडारण के लिए हम लोग लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को रखते हैं और जब जरूरत होता है उसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करके जहां पर भी जरूरत होता है वहां पे हम लोग उसको भेज देते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन गैस का उत्पादन कैसे करते हैं, मतलब हम लोग प्रोडक्शन ऑक्सीजन गैस जो होता है प्रोडक्शन कैसे करते हैं। एक्चुअली अभी हम लोगों ने जैसे कि बात किया कि ऑक्सीजन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वह कई अन्य गैसों के साथ मिक्स होके रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल ऑक्सीजन हवा में है उसको हमने निकाला और उसको हम लोग प्रयोग में ले आए, हमेशा वह होगा किसी अन्य गैस के साथ मिश्रित होगा। इसलिए ऑक्सीजन को अलग करने की हमको आवश्यकता पड़ती है। मुख्यतः ऑक्सीजन को अलग करने की 2 विधि है। पहली विधि जो है वो उसको बोलते हैं वायु द्रवीकरण प्रक्रम, मतलब एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस। दूसरी विधि जो होती है जल का विद्युत विघटन प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। हम लोग यहां पर सबसे पहले देखेंगे एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो होता है उसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को कैसे अलग करते हैं। यह विधि जो होती है द्रवीकरण प्रक्रम द्वारा वायु में विभिन्न गैस को अलग करने के विचार पर आधारित है। मतलब जो वायु में अलग अलग गैसें हैं, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और अलग अलग कई गैसें हैं, वो सारी गैसें हैं उनको हम लोग क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में चेंज करके हम लोग अलग कर लेते हैं। यह पूरा प्रक्रम जो होता है 3 चरण में किया जाता है। जैसे पहला चरण होता है शोधन होता है, दूसरा चरण होता है द्रवीकरण, तीसरा चरण होता है आसवन। इन 3 चरणों में हम लोग अपने जो वायु होती है उसको ले जाते हैं और उसमें से हम लोग ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं। तो हर एक चरण के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गैस होता है कि विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। मुख्यतः 78% उसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% आर्गन होता है। इसके अलावा और कई अक्रिय गैसें होती हैं जो हमारा वायु में मिली हुई होती हैं। चूंकि अलग अलग जो तत्व होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्वथनांक भी बोलते हैं वो अलग अलग होता है, तो इसी गुण का हम लोग फायदा एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस में उठाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोग अपने गैस को लेके आएंगे और अलग अलग तत्व जो होगा अलग अलग पॉइंट पे अलग होता चला जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच में जो गैप होता है 13 डिग्री सेल्सियस का होता है, नाइट्रोजन तथा आर्गन के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का गैप होता है, ऑक्सीजन तथा आर्गन के बीच में 3 डिग्री सेल्सियस का गैप होता है। तो इसी गुण का फायदा उठाकर हम लोग एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा वो होता है शोधन प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग सर्वप्रथम वायुमंडल की वायु को बड़े पात्र में बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें वॉशिंग टावर, जिसे हम लोग वॉशिंग टावर भी कहते हैं, उसमें लिया जाता है और उसमें कास्टिक सोडा के घोल के माध्यम से हम लोग धुलाई करते हैं। मतलब क्या करते हैं एक तरह से प्यूरिफिकेशन मतलब शोधन कर रहे हैं। मतलब उसमें वॉशिंग टावर जो होते हैं उसमें हम लोग कास्टिक सोडा के घोल के द्वारा हम लोग अपनी जो वायु है उसकी धुलाई कर रहे हैं। जिससे होता क्या है कि उसके अंदर वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के धूल कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब वो साफ हो जाते हैं। वॉशिंग टावर से धुली हुई वायु जो होती है उसको एक कंप्रेसर के द्वारा 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम लोग उसके बाद कंप्रेस कर लें, कंप्रेस किया जाता है। मतलब
150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, उसको तेल शोधक सिलेंडरों तथा फिर एल्युमिनियम ड्रायर्स, जिसको शुष्कक बोलते हैं, ड्रायर्स में से गुजारा जाता है। जो शेष कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर बचा होता है या वाष्प जो होते हैं उसको वो क्या करता है, वो दूर कर देता है। इस तरह से हमारा जो शोधन की क्रिया होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद उसको अगले स्टेप जो होता है हमारा द्रवीकरण, मतलब लिक्विफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें हम लोग भेज देते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो होता है ड्राई तथा साफ जो कंप्रेस्ड वायु होती है, अब द्रवीकरण कॉलम होते हैं, मतलब लिक्विफिकेशन कॉलम होते हैं, उसमें जाता है, जहां अब उसे क्या होता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसको एक्सपैंड मतलब विस्तार करके लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो अगले स्टेप में आसवन मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाता है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड एयर को अब कंडेंसर कॉलम में भेजा जाता है, जहां इसके तापमान को अब हम लोग फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास जैसे, क्योंकि गैस क्या है, गैस हमारे पास अब लिक्विड फॉर्म में आ गया है, उसके बाद हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर दोबारा हमने बढ़ाना शुरू किया। अब लिक्विड एयर जो होता है उसके विभिन्न अवयव जो होते हैं, जैसे कि मतलब अलग अलग जो तत्व हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग हैं। जो इनके अंतर हैं, बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है, इसका हम लोग अब यहां पर हम लोग फायदा उठाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम कितना है, -195 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन जो होता है वह वाष्पित हो जाता है। क्या होगा, उसी जो हमारा कंडेंसर कॉलम है मतलब टावर है, उसके अंदर नाइट्रोजन वाष्पित होकर ऊपर चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, और गर्म करते जाएंगे। जैसे ही हमारा -185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, हमारा दूसरा नंबर है जैसे जो मेजर रूप से उपलब्ध है वो है आर्गन, वह क्या होगा, वो अभी वाष्पित हो जाएगा। तो मेजर रूप से जो हमारे गैस में उपलब्ध थे नाइट्रोजन और आर्गन, वो वाष्पित हो चुके हैं। इसके बाद अब हमारा मुख्यतः बचता क्या है, ऑक्सीजन। वो क्या होगा, कंडेंसर के तल पर द्रव के रूप में ही इकट्ठा होता रहता है। द्रव ऑक्सीजन को अब क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग कॉइल से गुजारकर गैस ऑक्सीजन में हम लोग बदल देते हैं। फिर उसके बाद जो स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, जहां से निकलकर इसे कंप्रेस करके ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में हम लोग भर देते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वहां पे हम लोग जो लिक्विड जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग, कंटेनर के अंदर हम लोग भर के उसको रखते हैं। अब जब उसको हमें जरूरत पड़ती है, उसके बाद उस लिक्विड ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, और कंप्रेस करके हम लोग उसको गैस सिलेंडर जो होता है उसके अंदर भर देते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग जगहों पे प्रयोग में लाते हैं। यहां पर आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम के द्वारा पूरे गैस के उत्पादों को दिखाया गया है। यहां से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एयर को यहां से इनलेट किया जा रहा है, यहां पर हम लोग प्यूरिफाइड एयर डाल रहे हैं। जैसे कि मतलब हम लोग जो पहला स्टेप था प्यूरिफिकेशन का, वो पहले से हमने कर रखा है, मतलब उसके अंदर से धूल के कण वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है उसको हमने निकाल रखा है। उसके बाद वो क्या करता है, अगले चैम्बर में जाता है जहां पर उसको एयर हीट अप होता है और वह कंप्रेस किया जाता है, उसको हीट करके कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में जाने पे क्या होता है, द कंप्रेस्ड एयर को उनको हम लोग कूल कर ठंडा करते हैं, मतलब कंप्रेस एयर को हम लोग ठंडा करते हैं। अगले स्टेप पे जाते ही कंप्रेस एयर जो होता है उसको हम लोग फैलने का मौका देते हैं, मतलब एक्सपैंड करने का मौका दे देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा कंप्रेस एयर जो होता है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यह लिक्विड फॉर्म उसके बाद फिर दोबारा से क्या करते हैं हम लोग, इसको फिर से हीट करते हैं हम लोग, करते हैं। अलग अलग हीट करने पर अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, पहले नाइट्रोजन गैस जो होता है ऊपर चला जाता है, वाष्पित हो जाता है, उसके बाद आर्गन गैस वाष्पित हो जाता है, और नीचे केवल हमारा लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन रह जाता है, जिसको हम लोग आउटलेट के द्वारा इसके लिक्विड कंटेनर जो होते हैं, लिक्विड रखने के लिए जो कंटेनर होते हैं, उसमें हम लोग इसको कंजर्व कर लेते हैं। और उन कंटेनर के द्वारा फिर हम लोग जब जरूरत पड़ती है तो उसको ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर जो होते हैं उसमें हम लोग कंप्रेस करके भर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पहला जो चित्र दिखाया गया है वह आपका लिक्विड ऑक्सीजन जो भरने के लिए जो कंटेनर होते हैं उनको दिखा रहा है। ये इसके अंदर ही लिक्विड ऑक्सीजन हमारा भरा जाता है। इसके बाद जब हमको जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, इस लिक्विड कंटेनर से हम लोग कंप्रेस्ड एयर निकाल के हम लोग लिक्विड को कंप्रेस एयर में कन्वर्ट करके इस सिलेंडर में हम लोग भर देते हैं, जो हमारा नॉर्मली प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां था हमारा
ऑक्सीजन गैस हम लोग किस तरह से बनाते हैं और उसके गुण क्या होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गैस सिलेंडर होता क्या है। यह एक स्टील का पात्र होता है जिसका प्रयोग वेल्डिंग तथा अन्य औद्योगिक प्रयोगों के लिए सुरक्षित ढंग से तथा अधिक मात्रा में उच्च दाब पर विभिन्न गैसों के भंडारण के लिए किया जाता है। मतलब गैस सिलेंडर होता क्या है कि जैसे कोई जरूरी नहीं है वेल्डिंग या किसी भी औद्योगिक कार्य के लिए हम लोगों को गैस चाहिए होगा तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको एक किसी सिलेंडर में उच्च दाब पे रखना पड़ता है। तो उसी सिलेंडर को हम लोग गैस सिलेंडर बोलते हैं। गैस सिलेंडर जो होता है तो उसके नाम के अनुसार जो उनमें भरे होते हैं उससे पुकारा जाता है। मतलब जैसे बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर है या एसिटिलीन का गैस सिलेंडर है, इस तरह से हम लोग उसे नाम से पुकारते हैं। और गैस सिलेंडर को पहचानने का जो तरीका होता है वह उसका जो नेक होता है जिसको हम लोग पिंड बोलते हैं, उस पर रंग कौन सा है। मतलब अलग अलग रंग होते हैं, जैसे लाल होता है, काला होता है, सफेद होता है। तो उस रंग को देखकर हम लोग पहचानते हैं कि वो सिलेंडर किस गैस से भरा हुआ है। इसके साथ ही साथ उसमें जो वाल्व लगा होता है, मतलब उस पर जो चूड़ी कटी होती है, जैसे उसमें क्लॉकवाइज चूड़ी कटी हुई कि एंटी क्लॉकवाइज कटा हुआ है, उसको देखकर भी हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप टेबल में देख रहे होंगे कि अलग अलग गैस सिलेंडर का नाम दिया हुआ है, ऐसे कलर कोडिंग दिया हुआ है, उसकी कौन सी किस तरह की चूड़ी कटी हुई। जैसे कि ऑक्सीजन जो गैस होता है उसका कलर कौन सा होता है, काले रंग का होता है। और उसमें जो वाल्व लगा होता है उसमें जो चूड़ी कटी होती है वो दाहिने डायरेक्शन में होती है। और ऐसे ही एसिटिलीन गैस होगा वो मैरून रंग का होगा, उसमें चूड़ी होगी वामावर्त होगी, मतलब उल्टी दिशा में। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑक्सीजन में चूड़ी कटा हुआ था उसके उल्टी दिशा में हमारा एसिटिलीन गैस में चूड़ी कटा हुआ होगा। इसके अलावा हमारा कोल गैस है वो भी लाल रंग का होता है। कोल गैस के सिलेंडर, हाइड्रोजन गैस होता है उसके सिलेंडर भी वो लाल रंग का होता है। नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर जो होता है वो काले रंग का होता है। वायु का जो सिलेंडर होता है उसका रंग जो होता है वो धूसर होता है। प्रोपेन जो होता है लाल होता है। आर्गन जो होता है नीला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है काला होता है। अगर हम लोग ऐसे बहुत साधारणता रूप से देखें तो जो हमारे जो ज्वलनशील गैसें हैं वो मुख्यतः लाल या मैरून रंग की होती हैं और उसमें जो चूड़ी कटी होती है वो बाईं तरफ की होती है। चूड़ियां जो कटी होती हैं बाईं तरफ की कटी होती हैं। और जो गैसें जो हैं ज्वलनशील नहीं हैं उनमें जो होता है चूड़ियां कटी होती हैं वो दाहिनी दिशा में कटी होती हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी चूड़ियां कटी हुई होती हैं। तो इस तरह से हम लोग गैस सिलेंडर को पहचान सकते हैं कि कौन सा गैस सिलेंडर ये है। इसके आगे हम लोग अब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्या होता है, या भी एक सीमलेस स्टील कंटेनर, मतलब इसके अंदर क्या होता है कोई जोड़ नहीं, मतलब इसको ड्रॉ करके, मतलब स्टील को ड्रॉ करके हम लोग कंटेनर बनाते हैं। इसके अंदर कोई जोड़ नहीं होता है, मतलब सीमलेस स्टील का कंटेनर होता है जिसका प्रयोग ऑक्सीजन गैस को 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर सुरक्षित रखने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। चूंकि यह सिलेंडर जो होता है बहुत हाई प्रेशर 150 केजी पर सेंटीमीटर के दाब पे ऑक्सीजन को रखता है, इसलिए इसका डिजाइन जो किया जाता है हम लोग डिजाइन इसको और अधिक प्रेशर झेलने के लिए करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि हम किसी गलती के कारण हम लोगों ने क्या किया 150 से ऊपर हम लोगों ने इसके अंदर दबाव दे दिया, तो क्या होगा हमारा सिलेंडर जो होगा ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए क्या होता है हम लोग को थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। हम डिजाइन कितने पे करेंगे, हम लोग सिलेंडर को 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब सहने के लिए बनाएंगे। इसलिए हम लोग सिलेंडर बनाने के बाद उसको 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पानी के द्वारा हम लोग पानी का दबाव देके चेक करते हैं कि सिलेंडर हमारा सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब हमारा सिलेंडर 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब सहन कर लेना चाहिए। और सिलेंडर का शीर्ष जो होता है उस पर एक उच्च दबाव सहन करने वाला फोर्ज कांसे का वाल्व लगा होता है। यहां पर जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या होता है एक वाल्व लगा होता है, या क्या होगा, या भाई हाई जो प्रेशर होगा इसको सहन शक्ति वाला ऐसा ही लगाया जाएगा, वाल्व ऐसा ही लगाया जाएगा जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर है उस प्रेशर को आसानी से झेल सके। तो ऐसा यहां पे एक वाल्व लगा होता है। और सिलेंडर वाल्व में क्या होता है एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है जो स्वतः फूट जाता है इससे पहले कि सिलेंडर के भीतर दाब इतना अधिक हो जाए कि सिलेंडर बॉडी टूट जाए। देखो इसी वाल्व के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है एक सेफ्टी वाल्व भी लगाया जाता है। जैसे सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है, जैसे कि हमारा सिलेंडर 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब सहने के लिए बनाया गया है, लेकिन बाई चांस हमको अगर इससे ज्यादा दाब इसके सिलेंडर के अंदर आ गया तो वह वाल्व ऐसा होता है कि वह पहले ही फट जाएगा।
वो वाल्व फट जाएगा और गैस इसमें से लीक कर जाएगा। क्या होगा, मतलब सिलेंडर में से गैस लीक कर जाएगा। अगर यह लीक ना कराया जाए, मतलब इसके अंदर प्रेशर को लगातार बढ़ाया जाए, तो उस समय क्या होगा, सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा और बहुत दुर्घटना होने की इनकी संभावना रहेगी। इसीलिए सेफ्टी वाल्व जो होता है वो क्या होता है, जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो सेफ्टी वाल्व स्वतः ही क्या होता है, फट जाएगा और हमारा जो गैस होगा सिलेंडर के अंदर वो धीरे धीरे निकल के बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा गैस सिलेंडर बना हुआ होता है। तो यहां पर देखेंगे एक ऊपर आपका रिमूवेबल मेटल कैप पे लगा हुआ है। ये एक्चुअली क्या होता है कि सिलेंडर को जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसका नेक जो होता है, मतलब हमारा वाल्व जो लगा होता है वो खराब ना हो, इसलिए ऊपर इसको एक कैप लगा दिया जाता है, जिससे मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में हमारा बहुत हेल्प करता है ये। और सिलेंडर के वाल्व के आउटलेट सॉकेट में राइट हैंड थ्रेड होते हैं जिससे कि प्रेशर रेगुलेटर जुड़ा रहता है। जैसे आप पे देखिए ये हमारा सिलेंडर से कनेक्ट होगा इस जगह से, और यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजन का आउटपुट यहां से हो रहा है, यहां से हमारा ऑक्सीजन आउटपुट हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये एक सेफ्टी डिस्क, मतलब ये जो हम लोग करते हैं ना सेफ्टी वाल्व, यही एक्चुअली हमारा सेफ्टी वाल्व होता है। तो जैसे ही सिलेंडर के अंदर प्रेशर हमारा हाई होगा जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा, तो ये सेफ्टी वाल्व हमारा खुल जाएगा और गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जहां ऑक्सीजन आउट लिखा हुआ है, यहां से हमारा रेगुलेटर कनेक्ट होता है जिससे हम लोग ऑक्सीजन जहां जरूरत होती है वहां प्राप्त करते हैं। ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक क्या होता है, एक स्पिंडल लगा होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि हम लोग सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है उसको खोलना और बंद करना। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम लोग घुमा के सिलेंडर के अंदर के गैस को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। और हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका बॉडी किस रंग का होगा, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का बॉडी जो होगा वो काले रंग का पेंट किया हुआ रहेगा। तो ये हो गया हम लोग के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की संरचना। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होता है, जैसे कि हमारा मान लीजिए ऑक्सीजन गैस लिक्विड फॉर्म में है, उसके बाद उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो सिलेंडर हमारे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर है उसमें भरना पड़ता है। तो इसी भरने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को भरने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीजन गैस की चार्जिंग कहते हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है 120 से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर ऑक्सीजन भरा जाता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का नियमित रूप से हम लोग क्या करते हैं, जांच करते रहते हैं। जैसे सिलेंडर जो होता है चूंकि ये बहुत हाई प्रेशर पे गैस को रखता है, तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा इसका एक समय होता है जिसके बाद हमेशा इसको सिलेंडर को जांच की जाती है। गैस सिलेंडर को उनकी समय समय पे सफाई भी करनी पड़ती है, और सफाई के लिए हम लोग कास्टिक घोल का प्रयोग हम लोग करते हैं। साधारणतः प्रयोग होने वाला जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है वो 7 मीटर क्यूब आयतन का होता है, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। कि अलग अलग एक्चुअली हमारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो है अलग अलग हाइट में भी आता है, लेकिन मुख्यतः जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो 7 मीटर क्यूब आयतन वाला प्रयोग में लाते हैं। तो ये हो गया अब तक हम लोग देख लिया ऑक्सीजन गैस सिलेंडर किस तरह से हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर। मतलब हमको देखना है कि डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है। तो यह एक ऐसा स्टील का पात्र होता है जिसका प्रयोग गैस वेल्डन या कर्तन प्रयोजनों के लिए विलीन स्थिति मतलब डिजॉल्व स्थिति में उच्च दाब एसिटिलीन गैस को सुरक्षित ढंग से संचित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि डिजॉल्व एसिटिलीन जो होता है उसको सिलेंडर में रखने के लिए इस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी संरचना किस तरह की होती है, यह सिलेंडर जो होता है, देखिए एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है वह सीमलेस ड्रॉन स्टील ट्यूब हो सकता है, जैसा कि हमारा ऑक्सीजन वाला सिलेंडर था, या दूसरा या वेल्डिंग करके भी इस सिलेंडर को हम लोग बना सकते हैं। इस सिलेंडर को उनका हम लोग परीक्षण जो करते हैं 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जल दाब पे करते हैं। मतलब इसमें जो है, चूंकि ये ऑक्सीजन से कम प्रेशर पे रखा जाता है, इसलिए इस सिलेंडर का जो हम लोग इस सिलेंडर का डिजाइन जो करते हैं हम लोग 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब को सहन करने के लिए बनाते हैं। सिलेंडर के शीर्ष पर क्या होता है, एक उच्च गुणवत्ता का प्रेशर वाल्व लगा होता है तथा इस वाल्व के आउटलेट सॉकेट में लेफ्ट हैंड थ्रेड मतलब वामावर्त चूड़ियां होती हैं जिससे एसिटिलीन रेगुलेटर जोड़े जा सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर में राइट हैंड थ्रेड था और एसिटिलीन सिलेंडर में हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड है।
यह इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो सिलेंडर होता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है, एसिटिलीन जो होता है उसे थोड़ा कम प्रेशर पे रखा जाता है। तो दोनों के जो रेगुलेटर बनाए जाते हैं वो भी अलग अलग बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन के रेगुलेटर अलग होते हैं और एसिटिलीन के रेगुलेटर अलग होते हैं। क्योंकि एसिटिलीन का प्रेशर कम होता है, इसलिए एसिटिलीन जो कम प्रेशर सहने वाला रेगुलेटर होता है। तो हम लोग गलती से कहीं एसिटिलीन रेगुलेटर को कहीं ऑक्सीजन रेगुलेटर पे ना लगा दें। इससे बचने के लिए ही हम लोग को क्या किया गया है, जो थ्रेड्स बनाए गए हैं, मतलब चूड़ियां जो काटी गई हैं वो क्या की गई हैं, अलग अलग काटी गई हैं। मतलब ऑक्सीजन में राइट वर्ड और एसिटिलीन में लेफ्ट वर्ड काटी गई हैं। इसके अलावा एक रीजन और भी है, जैसे कि हमारे पास एसिटिलीन का सिलेंडर पड़ा हुआ है। चूंकि हमको ऑक्सीजन जो होता है हाई प्रेशर पे रखना होता है, तो हम कहीं ऐसा ना करें कि एसिटिलीन के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भर दें। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाई प्रेशर पर रहेगा, जो क्या करेगा, हमारे सिलेंडर को ब्लास्ट कर देगा। तो इन चीजों से बचने के लिए इसमें जो थ्रेड्स होते हैं, मतलब चूड़ियां जो काटी जाती हैं, वो अलग अलग काटी जाती हैं। वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए सिलेंडर वाल्व में एक स्टील का स्पिंडल लगा होता है। एसिटिलीन गैस की बॉडी जो होती है वो मैरून पेंट की होती है। किस रंग की होगी, मैरून पेंट किया होगा। और यह सिलेंडर जो होगा 3.5 मीटर क्यूब से लेकर 8.5 मीटर क्यूब क्षमता के उपलब्ध होते हैं। यहां पे देखिए आप लोगों को एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है उसको दिखाया गया है। ये यहां पर आप लोग देखेंगे, ये सिलेंडर जो है नीचे यहां पे आपको सेफ्टी फ्यूज प्लग दिख रहा होगा। यहां पे सेफ्टी फ्यूज प्लग, ये एक्चुअली क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज प्लग क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सीजन में देखा था सेफ्टी वाल्व लगा होता है, इसी तरह का इसमें भी ये नीचे की तरफ जो कर्व शेप होता है वहां पे सेफ्टी फ्यूज प्लग लगा होता है। यह क्या होता है, जैसे चूंकि हमारा एसिटिलीन होता है बहुत ही ज्वलनशील गैस है। अगर मान लीजिए हमारे सिलेंडर के पास टेम्परेचर इसका बढ़ता है, यहां पे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम रखा जाता है। जो हमारा फ्यूज प्लग है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जो क्या करेगा, तो हमारे सिलेंडर में कुछ भी होने से पहले ये हमारा फ्यूज प्लग जो होगा पिघल जाएगा और यहां से गैस सारा हमारा धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। मतलब कोई हादसा होने से बच जाएगा, हम बच जाएंगे। इसी तरह से यही सेफ्टी, इसी तरह का एक नेक के पास भी सेफ्टी प्लग जो है लगा हुआ होता है। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये अंदर की तरफ डिजॉल्व एसिटिलीन भरा हुआ है और यहाँ पे बॉडी जो है मैरून रंग का पेंट किया हुआ है और साथ ही यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्पिंडल लगा होगा जिसके माध्यम से हम लोग अपने सिलेंडर से गैस को खोल और बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर। इसकी संरचना किस तरह की होती है। डीए सिलेंडर के आधार में जो फ्यूज प्लग लगा होता है वो क्या करता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जो ये आप लोग को फ्यूज प्लग जो लगा हुआ है उसके बारे में दिखाया गया। ये जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा ये हमारा फ्यूज प्लग जो होगा वो पिघल जाएगा और पिघलते ही क्या होगा, हमारा डिजॉल्व एसिटिलीन जो होगा धीरे धीरे करके सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा और किसी भी दुर्घटना से हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर को चार्जिंग मेथड क्या है। वही सेम चीज कि एसिटिलीन गैस अपने गैसीय रूप में क्या होता है, एसिटिलीन गैस जो चूंकि बहुत ही ज्वलनशील गैस है, ये क्या होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर जैसे ही इसके ऊपर दाब होगा, मतलब इससे जो ऊपर प्रेशर पे जैसे ही जाएगा हमारा एसिटिलीन गैस क्या होता है, जलने लगता है, मतलब अपने आप जल जाएगा। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर जैसे ही दाब गया क्या होगा, एसिटिलीन हमारा ज्वलनशील हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको विशेष विधि के द्वारा सिलेंडर में हम किस पे, हाई प्रेशर पे रख रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं इसको, तो उस प्रेशर पे कैसे हम लोग रखेंगे कि हमारा एसिटिलीन जो है ज्वलनशील ना हो। तो इसके लिए हम लोग एक विशेष विधि प्रयोग करते हैं। जैसे कौन सी विधि होती है, पोरस विधि करते हैं। पोरस विधि होती है, मतलब हम लोग सिलेंडर के अंदर पोरस मटेरियल जो होते हैं, कुछ पोरस मटेरियल मतलब छिद्रिल मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो भर देंगे। उसके बाद उसके अंदर हम लोग उसी पोरस मटेरियल में क्या करेंगे, एसिटिलीन को उनको क्या डिजॉल्व कर देंगे, मतलब सुखवा देंगे, उसमें सोख लिया जाएगा। मतलब उस पोरस मटेरियल के अंदर डिजॉल्व वो एसिटिलीन जो होगा वो सोख लेगा। तो पोरस मटेरियल कौन कौन से मुख्यतः यूज करते हैं, जैसे कि होगा अनाज डंडी से गुदा, मुल्तानी मिट्टी प्रयोग कर सकते हैं, लाइम सिल्का प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से तैयार किया हुआ चारकोल प्रयोग कर सकते हैं, फाइबर एस्बेस्टस प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब होते हैं जो पोरस मटेरियल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अब इसके अंदर जो छिद्र होते हैं इसके कारण क्या होता है, सिलेंडर के अंदर हमारा छोटा छोटा कंपार्टमेंट बन जाता है।
सिलेंडर में छोटा छोटा कंपार्टमेंट बन जाएगा। इन्हीं कंपार्टमेंट में क्या करते हैं फिर सिलेंडर में एसीटोन नाम का एक हाइड्रोकार्बन द्रव चार्ज किया जाता है। मतलब हम लोग उसके अंदर एक एसीटोन नाम का जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में होता है उसको भरते हैं। और वो क्या करता है, वो जो होता है सिलेंडर का जो छिद्र अवस्था होता है, मतलब पोरस जो जगह होती है उसमें जाके वो भर जाता है। तो इससे क्या होता है, जो लगभग 1/3 हिस्से में हमारा पोरस एसीटोन जो होता है भर जाता है। और ये एसिटिलीन गैस को फिर हम लोग क्या करते हैं, 15 kg/cm² दबाव पे हम लोग सिलेंडर में भरना प्रारंभ करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमारा एसिटिलीन गैस होगा, ये एसीटोन क्या करेगा, उसको अपने अंदर विलीन कर लेगा, मतलब डिजॉल्व कर लेगा अपने अंदर। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजॉल्व एसिटिलीन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे डिजॉल्व एसिटिलीन गैस बोला जाता है, क्योंकि एसिटिलीन जो होता है वो एसीटोन में डिजॉल्व हुआ, मतलब विलीन हुआ रहता है। सामान्य दाब तथा ताप पर एक मात्रा जो द्रव एसीटोन होता है, जैसे लिक्विड एसीटोन जो होगा उसकी एक मात्रा जो होगी वो अपने से 25 मात्रा, मतलब 25 गुना ज्यादा क्या करेगा, एसिटिलीन को अपने अंदर डिजॉल्व करेगा, मतलब सामान्य दाब और ताप पर। और चूंकि हम लोग यहाँ पे कितना दाब रख रहे हैं, 15 kg/cm² दबाव रख रहे हैं, इसलिए यहां पे हम लोग कितना करेगा, हमारा एक मात्रा जो होगा एसीटोन का वो 375 गुना एसिटिलीन को अपने अंदर डिजॉल्व करके रख लेगा। समझ में आ गया। इस तरह से क्या होता है कि गैस चार्जिंग के दौरान एसीटोन की एक मात्रा सामान्य तापमान तथा 15 kg/cm² दबाव पे 375 एसिटिलीन मात्रा को अपने अंदर विलीन कर लेता है, मतलब डिजॉल्व कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग डीए सिलेंडर को चार्ज करते हैं, मतलब भरते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि कैसे हमारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कैसा होता है और एसिटिलीन गैस सिलेंडर कैसा होता है। इन्हीं गैस सिलेंडरों पे अब हमारा एक गैस रेगुलेटर लगाया जाता है। ये किस प्रकार के होते हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गैस रेगुलेटर सबसे पहले होता क्या है। रेगुलेटर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियामक, एक ऐसा यंत्र है जो सिलेंडर से निकलने वाली उच्च दाब गैस को ब्लो पाइप के लिए आवश्यक निम्न दाब गैस में परिवर्तित करता है। मतलब कहने का मतलब यह है, क्योंकि सिलेंडर में हम लोग जो गैस रख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे रख रहे हैं, मतलब उच्च दाब पे रख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग वेल्डिंग करने जाएं या कटिंग करने जाएं, उस जगह पे हम लोग ब्लो पाइप में जो हम लोग को गैस रिक्वायर्ड होता है उसका प्रेशर हम लोग को उससे बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस को चेंज करना पड़ता है। वो कहां से चेंज होगा, इन्हीं गैस रेगुलेटर के माध्यम से हम लोग प्रेशर को घटा देते हैं। तो संरचना के हिसाब से ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेगुलेटर समान होते हैं, लेकिन प्रेशर कंट्रोल के हिसाब से अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है और एसिटिलीन जो होता है अलग अलग प्रेशर पे रखे जाते हैं। इसीलिए ये दिखने में तो दोनों एक तरह के लगेंगे, लेकिन इसका प्रेशर सहने की क्षमता जो होता है वो अलग अलग होता है। एसिटिलीन जो रेगुलेटर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की तुलना में कम प्रेशर सहने के लिए बनाया जाता है। तो इसी तरह से हमारा दोनों प्रेशर रेगुलेटर अलग अलग टाइप के होंगे, एक ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर होगा और ऐसे ही एसिटिलीन गैस प्रेशर रेगुलेटर होगा। और ये दोनों रेगुलेटर जो होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल स्टेज रेगुलेटर, दूसरा होता है डबल स्टेज रेगुलेटर। ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल स्टेज रेगुलेटर। ऐसा प्रेशर रेगुलेटर जिसमें आवश्यक कम दाब एक ही चरण में प्राप्त किया जाता है उसे सिंगल स्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। मतलब कि एक ही चरण में, जैसे जो हमको प्रेशर अपने ब्लो पाइप में चाहिए वो प्रेशर हम लोग सिर्फ एक ही चरण में, एक ही स्टेज में प्राप्त कर लें, तो ऐसे रेगुलेटर को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेज रेगुलेटर। तो यहां पे आपको चित्र में सिंगल स्टेज रेगुलेटर का रेगुलेटर दिखाया गया है। इसकी संरचना मेनली क्या होती है, इसकी बॉडी जो होती है ब्रास की बनी होती है। बॉडी यहाँ ये दिख रहा है, जो बगल में डार्क लाइन दिख रही है, ये इसकी बॉडी है। ये क्या होता है, ये ये ब्रास मेटल का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेट प्रेशर स्प्रिंग लगा होता है, जो यहाँ पे लगा, ये सिस्टम जो है ये प्रेशर स्प्रिंग लगा होता है, एक डायफ्राम लगा होता है और एक वाल्व लगा होता है। ये मुख्य तीन चीजें हैं जो इसके अंदर जरूरी होती हैं। तो अब इसकी कार्यविधि क्या होती है, क्या होता है, यहां पे देखिए, जैसे कि ये आपका रेगुलेटर है और ये आपका इधर आपका यहां से गैस का इनलेट होगा। यहां से आपका मतलब यहां पे
क्या होगा, आपका जो गैस सिलेंडर होगा उसमें यहां से ही कनेक्ट किया जाएगा, इस जगह से आपका कनेक्ट करेंगे, गैस सिलेंडर के वाल्व को यहां से आप कनेक्ट करेंगे। तो जब सिलेंडर का स्पिंडल धीरे धीरे खोला, तो स्पिंडल हमने क्या किया, सिलेंडर का स्पिंडल हम लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं। तो सिलेंडर में उच्च दाब जो होता है वो गैस इनलेट वाल्व में से रेगुलेटर में क्या होता है, प्रवेश करता है। यहां से आपका गैस जो होगा इस रेगुलेटर में प्रवेश करेगा। और जैसे सिलेंडर में गैस यहां से प्रवेश किया, तुरंत यहां पे देखिए एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज क्या होता है, यह बताता है कितना प्रेशर है। चूंकि ये जो सिलेंडर से गैस निकल रहा है डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है ये बताएगा कितना प्रेशर है। इसलिए इसको बोलते हैं सप्लाई प्रेशर गेज, मतलब या इसको यह भी कहते हैं सिलेंडर प्रेशर गेज भी कहते हैं, मतलब सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है यह बताता है। इसके बाद क्या होता है, यहां से गैस फिर आगे बढ़ता है। अब क्या होगा, गैस रेगुलेटर में एक ऐसे वाल्व में से गुजरती है जो प्रेशर निडल द्वारा, जैसे यहां से जैसे आगे देखेंगे तो यहां पे देखेंगे आप एक निडल लगा हुआ है। निडल क्या होता है, उसके ऊपर एक क्या हुआ है, स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है, या इसी के द्वारा ये कंट्रोल होता है। ये इसके बाद नीचे देखेंगे यहां पे एडजस्टेबल एक स्क्रू लगा हुआ है। यह स्क्रू क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है कि यह बंद है या खुला है, या मतलब कम खुला है या ज्यादा खुला हुआ है। तो रेगुलेटर के अंदर अब दाब क्या होता है, जैसे जैसे गैस इसके अंदर आएगा, इस रेगुलेटर के अंदर प्रेशर लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे प्रेशर मान लीजिए बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये डायफ्राम जो लगा हुआ है यहां पे प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग जो है वो दब जाएगा, और ये यहाँ पे जो पैसेज बना हुआ है ये बंद हो जाएगा। इसके बंद होते ही मतलब अब इस एरिया में और ऑक्सीजन या कोई भी मतलब जो भी गैस है वो इसके अंदर अब नहीं आ सकता है, मतलब अब इसके अंदर प्रेशर हमारा नहीं बढ़ेगा। तो यही कर रहा है यहां पे। तो रेगुलेटर के अंदर अब दाब बढ़ता है जो डायफ्राम या वाल्व को ढकेलेगा, जिससे वाल्व बंद हो जाता है और रेगुलेटर में अधिक गैस प्रवेश करना बंद कर देता है यहां पे। इसके बाद क्या होता है, अब गैस आउटलेट की तरफ, जैसे यहां गैस आ गया इसके अंदर, अब यहां से आउटलेट की तरफ जाएगा। इधर क्या करेगा, आउटलेट, ये आउटलेट आ गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे फिर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। यह क्या बता रहा है, इसके अंदर मतलब यहां से इस एरिया में जब आ गया गैस, तो यहां पे अब प्रेशर कितना हो गया, या पूरी तरह से डिपेंड करेगा हमारा जो निडल था इसका हमने कितना खोला और बंद कर रखा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो अब यहां पे बताएगा कि कितना प्रेशर इस गैस का हो गया है। तो ये क्या होगा, ये वर्किंग प्रेशर होगा, कितना प्रेशर हमको रिक्वायर्ड है ये यहीं पे दिखाएगा। तो जैसे जैसे आउटलेट में से गैस निकलेगा, रेगुलेटर के अंदर प्रेशर, जैसे यहां पे क्या होता है, इधर से ये आउटलेट आपका है, यहां से गैस जो है निकलना शुरू करता है। अब जैसे गैस निकलता रहेगा तो प्रेशर इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर भी लगातार गिरने लगेगा। और प्रेशर जैसे ही गिरेगा उसके बाद दोबारा से स्प्रिंग क्या होगा, क्या करेगा, इस निडल को ऊपर की तरफ ढकेल देगा, मतलब यहां से गैस दोबारा से अंदर आना शुरू हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, फिर से गैस अंदर आएगा, जैसे ही दबाव बढ़ेगा फिर दोबारा गैस इनलेट, फिर यहां पे निडल ये जगह जो होगी, पासेज होगा, बंद हो जाएगा, फिर से गैस आगे पास करेगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेज रेगुलेटर, मतलब एक ही स्टेप में, जैसे मतलब हमने क्या किया, यहां पे एक स्टेप था, इसी स्टेप में हमने इसके प्रेशर को घटा दिया, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, जिससे हमारा जो वर्किंग प्रेशर जितना हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर कहते हैं इसको। तो इससे होता क्या है, बॉडी में प्रेशर स्प्रिंग के प्रेशर पर तो ये क्या करता है कि हमारा जो स्प्रिंग है ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना हमने इस पे दबाव डाला है। और ये दबाव किससे होगा, यहाँ पे जो एक नॉब लगा होगा, मतलब हमने स्क्रू लगा होगा, इसको कितना हम लोग टाइट कर रहे हैं या ढीला कर रहे हैं, ये बताएगा कि हमारा दबाव कितना इस पे पड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग, इस नॉब को घुमा के हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कितना हम लोग को प्रेशर चाहिए, यहां से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। और अब इसका हम लोग प्रयोग कहां पे करते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन आता है, फिर इसके बाद वाल्व बंद हो जाता है, फिर गैस खत्म होता है, फिर गैस आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लगातार क्या होता है, जब हमारे सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होगा वो जब कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा जो गैस यहां पे आउटपुट होगा उसका प्रेशर भी लगातार क्या होगा, कम होता चला जाएगा।
क्या होगा, हमारा जितना प्रेशर, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को केवल डाउन कर रहे हैं। अगर हमारा जो प्रेशर आ रहा है वो पहले से डाउन होके आएगा तो क्या करेगा, हमारा प्रेशर यहां पे भी डाउन दिखाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, लगातार प्रेशर हमारा डाउन होता रहता है। जितना हमारा सिलेंडर खाली होता रहेगा, प्रेशर लगातार हमारा डाउन होता रहेगा। इसी कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग कार्य में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, फिर अपने ब्लो पाइप को लगातार चेंज करना पड़ता है, ब्लो पाइप में प्रेशर को लगातार बदलना पड़ता है, क्योंकि लगातार प्रेशर डाउन होने के कारण हमारा वेल्डिंग जो होगा खराब होने लगेगा। तो इसीलिए मुख्यतः हम लोग उसको वेल्डिंग के कार्य के लिए हम लोग सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर होता है प्रयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन हम लोग कटिंग के कार्य के लिए हम लोग इस प्रेशर रेगुलेटर को प्रयोग में ला सकते हैं, और साथ ही साथ ये प्रेशर रेगुलेटर जो होता है पाइपलाइन में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमारा था ये सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग जो हमारा डिजायर्ड प्रेशर है, मतलब वर्किंग प्रेशर है, उसको प्राप्त करने के लिए 2 स्टेप में प्रेशर को डाउन करें, मतलब 2 चरणों में हम लोग प्रेशर को घटाएं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। ये इसकी संरचना किस तरह की होती है, या देखिए जैसा हमारा सिंगल स्टेज रेगुलेटर था, एक्चुअली में ये डबल स्टेज रेगुलेटर ये एक तरह से 2 रेगुलेटर है, लेकिन इसको एक बॉडी के अंदर लगा दिया गया है। तो ये क्या कर रहा है कि एक तरह से 2 रेगुलेटर को एक ही संरचना में लगा दिया गया है, जो क्या करता है, क्रमिक रूप से प्रेशर को 2 चरणों में कम करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके हमारा प्रेशर जो होता है घटाता है। पहला चरण जो होता है उसमें पहले से सेट होता है, मतलब पहले चरण में हम लोग कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो स्प्रिंग का दबाव उसमें पहले से ही सेट रहेगा, जो क्या करेगा, हमारा गैस सिलेंडर होगा, उसमें से जो गैस आ रहा होगा उसको 5 केजी फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर तक उसको घटा देगा। उसका प्रेशर मतलब कितना ले आएगा, 5 केजी फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर प्रेशर तक हमारा ले आएगा। अब इसके बाद अगर इससे नीचे और हमको घटाना होगा तो हमको दूसरे चरण में जाना पड़ेगा। दूसरे चरण क्या करेगा, वहां पे एक हमारा नॉब लगा होगा, जिसको कंट्रोल करके हम लोग दूसरे चरण में कितना हम लोग को प्रेशर चाहिए उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस केस में जैसे कि हम लोग समझ गए कि इसमें 2 रेगुलेटर एक तरह से है, तो इसमें क्या मुख्य पार्ट होंगे, 2 सेट प्रेशर स्प्रिंग होंगे, 2 डायफ्राम होगा और 2 वाल्व लगे हुए होंगे। तो ये देखिए यहां पे आप लोग को डबल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर उसका एक चित्र दिखाया गया है। तो इसकी कार्यविधि क्या होती है देखिए। तो यहां पे ये जो एरिया दिख रहा है, इस जगह से आपका ये सिलेंडर से कनेक्ट होता है, तो मतलब यहां से गैस का इनलेट होगा। तो यहां से गैस आपके सिलेंडर से इस रेगुलेटर में आएगा, और हम लोग क्या करेंगे, मतलब सिलेंडर से रेगुलेटर में गैस कब आएगा, जब हम लोग गैस सिलेंडर के विंग नेट को धीरे धीरे खोलेंगे। तो जैसे ही गैस इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो जैसे आते ही गैस के देखिए यहां पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ये गैस का प्रेशर बताएगा। किसका प्रेशर बताएगा, ये गैस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है ये बताएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गैस सिलेंडर प्रेशर गेज बोलते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए सबसे पहला स्टेज जो है, प्रथम स्टेप जो है वहां पे जाएगा। ये सेम वैसा ही होगा जैसा हमारा सिंगल स्टेज रेगुलेटर होता है। इसमें क्या होता है, लेकिन ये है कि हमको यहाँ पे प्रेशर जो होता है इसका, मतलब स्प्रिंग का प्रेशर हमको कंट्रोल नहीं करना है, पहले से ही सेट रहेगा। वो क्या करेगा, गैस यहाँ पे जाएगा और स्प्रिंग वाल्व जो होता है वो खुल जाएगा, गैस रेगुलेटर की बॉडी में फिर यहां से प्रवेश करने, यहां से गैस रेगुलेटर में प्रवेश करने लगेगा यहाँ पे। तो जब ये कितने प्रेशर तक इसको डाउन करेगा, ये 5 केजी फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर प्रेशर तक डाउन करेगा। फिर यहां से क्या करेगा, ये गैस जो होगा यहां से एंट्री करके ये दूसरे प्रेशर रेगुलेटर में जाएगा, और दूसरा जो स्टेज होगा वहां जाएगा। दूसरा स्टेज क्या है, जैसा हमारा सिंगल स्टेज रेगुलेटर होता है सेम वैसा ही, अगर इसको इतने पार्ट को अगर देखा जाए, केवल इतने पार्ट को देखा जाए, तो जो सिंगल स्टेज रेगुलेटर वही है। तो यहां जैसे ही प्रेशर यहां जाएगा और यहां से इस पासे से जाएगा, और जितना गैस एंट्री करेगा तो क्या होगा, जब एंट्री करेगा उसके बाद हम लोग नॉब का प्रेशर लगा हुआ होगा उसमें, तो जैसे ही दबाव बढ़ेगा उसके बाद हमारा अपना पैसेज जो होगा वो बंद हो जाएगा, और गैस होगा आउटपुट की तरफ चला जाएगा। और आउटपुट की तरफ जाएगा तो यहां से हम लोग प्रेशर देख सकते हैं कि हमारा वर्किंग प्रेशर क्या है। तो इस तरह से हम लोग द्वितीय चरण जो होता है एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर ही होता है। तो इस तरह से हम लोग जो गैस प्रेशर होता है वर्किंग प्रेशर पर डायफ्राम पर लगे नॉब के द्वारा कंट्रोल करके प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे ये नॉब है, ये इसी को हम लोग घुमा के प्रेशर को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हो गया
टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। इसका उपयोग कहां करते हैं? ये एक्चुअली चूंकि हम लोग देख लिए यहां पे क्या 2 स्टेप में प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, मतलब हमेशा हमें क्या होगा, यहां पे प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। मतलब सिलेंडर का प्रेशर कुछ भी हो, हमारा जो आउटपुट प्रेशर होगा वो कभी ड्रॉप नहीं करेगा, जितने पे हम सेट करेंगे उतने ही प्रेशर पे आएगा। तो यही यहां पे इसी का फायदा हमको मिलता है। तो हम लोग इसको किसी भी मोटाई का प्लेट होगा उसको वेल्डिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए हम लोग टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। और अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि सिंगल स्टेज रेगुलेटर जो होता है उसमें क्या होता है, प्रेशर लगातार घटता रहता है, जो क्या करता है प्रेशर घटने के कारण हमारे टॉर्च के पास जो हमारा वर्किंग प्रेशर होता है वो भी घटने लगता है, तो हमको बार बार उसको सेट करना पड़ता है। ये बहुत ही खामी है सिंगल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर की। ये खामी को दूर करता है हमारा डबल स्टेज रेगुलेटर। ये क्या करता है, डबल स्टेज रेगुलेटर जो होता है, जो भी प्रेशर ड्रॉप आएगा उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपना वो मेंटेन कर लेगा। मतलब हमको जो आउटपुट देगा वो एक कांस्टेंट प्रेशर हम लोग को देगा, और साथ ही साथ कांस्टेंट वॉल्यूम भी देता है। मतलब आयतन हम लोग का उसमें लगातार बदलता नहीं है। तो इसके द्वारा हम लोग को वेल्डिंग करना जो होता है, डबल स्टेज के द्वारा वेल्डिंग करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ये इसके एडवांटेज होते हैं। तो ये हो गया हमारा डबल स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। आज के प्रशिक्षण में हमने गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले गैस ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के गुणों के बारे में जाना, उसका उत्पादन कैसे करते हैं इसके बारे में जाना, और अलग अलग सिलेंडर जो होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं इसके बारे में जाना, और साथ ही साथ सिलेंडर पे जो गैस रेगुलेटर लगते हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी प्रशिक्षार्थियों को गैस वेल्डिंग करने में सहयोग प्रदान करेगी और उनको उनके प्रायोगिक कार्य में इसका प्रयोग करके अधिक एक्यूरेसी के साथ कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद।